हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता होगा हम 12th अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स का फंडामेंटल्स जो है कंप्लीट करके आ चुके हैं। हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे और उससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रिकन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमें पता है, हमने बात की थी कि हम जो है आगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा जो मेन बेसिक जो चैप्टर स्टार्ट होगा सबसे पहले वो होगा न्यू पीएसआर का और गुडविल का। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ें हमें देखनी है आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, जैसे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर हो गया, इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जो है हमें दो चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी, और वो होंगी एक तो न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन और एक होगा गुडविल। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, और उसके बाद जो है हम सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, पीएसआर की कैलकुलेशन, गुडविल, ये सब चीज़ें। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो हम हमारी। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या देखने वाले हैं हमने अभी तक बात की थी कि पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया। मान लेते हैं 3 पार्टनर्स थे, इन तीनों ने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट के बेसिस पे फर्म जो है वो एस्टेब्लिश की एंड देन अपना बिजनेस कैरी ऑन किया। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा हुआ कि थोड़े टाइम बाद इन तीनों पार्टनर्स को ऐसा लगा कि इन्हें अपनी फर्म में एक नए पार्टनर को एडमिशन देना चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्ती क्यों देगा यार? एक बात बताओ, अगर नॉर्मली सब अच्छा चल रहा था, ये तीनों पार्टनर्स बहुत अच्छे से अपना बिजनेस कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो बेकार में वो किसी भी नए पार्टनर को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, वापस फिर उनका प्रॉफिट जो होने वाला है वो प्रॉफिट कम मिलने लग जाएगा उनको। ठीक है, तो कुछ नीड्स हो सकती है जिसकी वजह से नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता होगा। ठीक है, तो वो नीड्स क्या है वो भी हम देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि 3 पार्टनर्स थे, तीनों ने नए पार्टनर, मान लेते हैं डी को जो है अपनी नई फर्म में एडमिशन दिया है। ठीक है, और नया पार्टनर शामिल करने के बाद में क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो सब चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं। देखते हैं। एडमिशन मीन्स एंटरिंग अ न्यू पर्सन इन बिजनेस एज ओनर एंड इंक्रीज ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन का क्या मतलब होता है? एक नए पर्सन को अपने बिजनेस में शामिल करना एज ओनर की तरह से शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने उस नए पर्सन से लोन लिया है तो वो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। नो, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि पार्टनर्स ने जो है एक नए पर्सन को अपनी फर्म में एडमिशन दिया, और वो एडमिशन देने के बाद में जो है फर्म का एक और ओनर हो जाएगा। वो कौन होगा? डी, यानी कि फर्म के जितने भी पार्टनर्स थे पुराने, नए पार्टनर को एडमिशन देने के बाद में और पार्टनर बढ़ जाएंगे, और वो क्या होंगे? फर्म के वो भी ओनर होंगे और पार्टनर्स की संख्या बढ़ जाएगी। होप सो ये समझ आया होगा क्या बोला है कि एडमिशन का मतलब है नए पर्सन को अपने बिजनेस में शामिल करना एज ओनर, और इससे क्या होगा? पार्टनर्स की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IPA 1932 सेक्शन 31, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जैसे अभी हमने बात की, ABC 3 पार्टनर हैं, वो नए पार्टनर डी को एडमिशन देना चाहते हैं अपनी फर्म में, तो ये तभी हो सकता है जब जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो सब अपनी सहमति दे। जब वो अपनी एक्सेप्टेंस या अपना जो कंसेंट है वो प्रोवाइड कर देंगे, तभी डी को जो है फर्म में शामिल किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं एक भी पार्टनर ने मना कर दिया, जैसे सी ने बोल देते हैं कि सी ने मना कर दिया, सी ने कहा कि नहीं हम डी को एडमिशन नहीं देंगे, तो फिर
ओनली ए और बी की कंसेंट इसमें अलाउ नहीं है। हम ये बोलते हैं कि नहीं हमारे को जो है मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने तो हाँ कर दिया है, तो ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका कंसेंट होना ज़रूरी है। वाई न्यू पार्टनर्स नीडेड, हम जब ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी कि हम नए पार्टनर को लाएं, क्यों हमें अपना PSR कम करना है, क्यों हम प्रॉफिट्स कम लेंगे नए पार्टनर को एडमिशन देके। तो बताया जा रहा है कि नीड क्यों होती है उसके बारे में बोला है, मोर कैपिटल नीडेड। मान लेते हैं कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमें जो है पैसे की ज़रूरत थी और इस वजह से हम नए पार्टनर को शामिल कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये भी सोच सकते हैं हम कि यार पैसा ही चाहिए था, तो हम क्या कर सकते थे, डी से लोन ले लेते। अगर मान लो फर्म को पैसे की नीड थी, हमें कैपिटल की और रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोन ले लेते। यस और नो, लोन लेने से हमारे पास अमाउंट बढ़ जाता, लेकिन नहीं, हमें क्या है, हमें अपना जो है लाइबिलिटी नहीं बढ़ानी थी। क्या बोल रहा है, हमको कैपिटल की नीड थी, हमें अपनी लाइबिलिटी नहीं बढ़ानी थी, ठीक है। फर्म को अपनी लाइबिलिटी नहीं बढ़ानी है। अगर लोन लेंगे तो क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी। यस और नो, इन दैट केस डी को जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें लाइबिलिटी नहीं बढ़ानी है, हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके पास उतनी कैपिटल नहीं है, तो उस केस में नया पार्टनर जो है उसको एडमिशन दिया जाता है। सेकंड, एक्सपीरियंस्ड और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन रिक्वायर्ड। मान लेते हैं कि ABC जो पार्टनर्स थे वो अच्छे हैं, एक्सपीरियंस पर्सन हैं, लेकिन उनको अभी और नॉलेज चाहिए। वो चाहते हैं कि कोई नया पर्सन और हमारी फॉर्म में आए। आधी बात समझ में। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, फर्म की नहीं, हम यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं। आप सब ने शार्क टैंक देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। शार्क टैंक एक सोनी चैनल पे आता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ यही काम होता है कि बिज़नेस के लिए और कैपिटल से ज़्यादा वहाँ एक्सपीरियंस्ड और कॉम्पिटेंट लोगों को जो है वो जो भी वहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं वो वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सामने बैठे हैं जितने भी शार्क्स हैं वो सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ठीक है ना। इसी वजह से वो उनको अपनी फर्म में चाहते हैं। आ रही बात समझ में। तो वो एक एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं हम कि जैसे मान लो ABC की फर्म है, ठीक है, वो सब अच्छे से चल रहा है, उनको भी एक्सपीरियंस है, लेकिन उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर किसी दूसरे पर्सन में है और वो उन्हें लगता है कि उनकी फर्म में ग्रोथ में काम आ सकता है, तो वो नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं। आई बात समझ में। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि नए पार्टनर की नीड क्यों होती है। हो सकता है कि हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट हो। हमें ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो हमें, मतलब हम जानते हैं किसी को, या हमें कोई मिला है, कोई आया है, कोई पर्सन है जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा कैपेबल, ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, तो हम क्या चाहेंगे कि वो हमारी फर्म में आए और उसमें ग्रोथ करे, ठीक है। और टू इंक्रीज़ गुडविल और रेप्यूटेशन ऑफ द बिज़नेस। अब अगर मान लो एक्सपीरियंस पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन है और उस पर्सन की गुडविल ज़्यादा है, मान लिया कि उस पर्सन की गुडविल ज़्यादा है, तो अगर वो हमारी फर्म में होगा तो हमारी फर्म की भी रेपुटेशन और गुडविल बढ़ेगी, और अगर वो बढ़ेगी तो बिज़नेस अपने आप इंक्रीज़ होगा, ठीक है। टू इंक्रीज़ अ कैपिटल एम्प्लॉई, अभी जस्ट हमने बात की थी कि हमें लाइबिलिटी नहीं बढ़ानी है, हमें जो है हमारे बिज़नेस का ओनर चाहिए, हमें जो है कैपिटल एम्प्लॉय बढ़ाना है, ठीक है, लाइबिलिटी नहीं बढ़ानी है। अगर लाइबिलिटी बढ़ानी होती तो हम उससे लोन ले लेते, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको कैपिटल एम्प्लॉय चाहिए। आ गई बात समझ में। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। क्या क्या बोला हमने, मोर कैपिटल रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन की हमको नीड हो सकती है, गुडविल या रेपुटेशन अपने बिजनेस की बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कैपिटल एम्प्लॉय इंक्रीज़ करना चाहते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है, ठीक है। तो जब नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो वो नया पार्टनर किन किन राइट्स के साथ में आता है, क्या क्या उसके राइट्स होते हैं जब वो नई फर्म में शामिल होगा। जो भी नया पार्टनर है वो फर्म में जब आएगा तो उस केस में जो है क्या क्या राइट्स होंगे जो उसको अवेलेबल होंगे, उनके बारे में बात करेंगे हम अभी। 2 तरह के राइट्स होते हैं उसको, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ फर्म। क्या क्या राइट्स होते हैं,
फर्म के प्रॉफिट्स को शेयर करने का राइट होता है और फर्म के एसेट्स के अंदर उसको पार्टिसिपेट करने का, एसेट्स को शेयर करने का राइट होता है। एसेट्स यानी को शेयर करना यानी कि अगर इन फ्यूचर बिजनेस बंद होता है तो बिजनेस बंद होने के केस में इन एसेट्स में पार्टनर का हिस्सा होगा। ठीक है, तो दो तरह के राइट्स होते हैं जो नए पार्टनर को मिलते हैं। क्या क्या होते हैं वो? प्रॉफिट्स में और एसेट्स में। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बात की जा रही है। अगर नया पार्टनर आएगा तो जो फर्म को प्रॉफिट होंगे उसमें भी उस पार्टनर का हिस्सा होगा, और अगर नया पार्टनर आएगा, जो नया पार्टनर है, अगर मान लो एसेट्स दी जा रही है पार्टनर्स को, तो उन एसेट्स में भी नए पार्टनर का हिस्सा होता है। यस और नो? प्रॉफिट्स के लिए वो गुडविल लेके आता है और एसेट्स के लिए वो कैपिटल लेके आता है। अगर मान लो कोई भी पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है तो हम उसको कुछ देंगे, लेकिन वो भी तो हमें कुछ देगा। यस और नो? वो हमें क्या देता है नया पार्टनर? वो हमें कैपिटल देता है। अभी हमने बात की थी कि अगर उसकी कोई गुडविल है, कुछ रेपुटेशन है, तो वो भी फर्म को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फर्म को क्या देता है? फर्म को पार्टनर गुडविल दे सकता है और कैपिटल दे सकता है। गुडविल के बदले में पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है और कैपिटल के बदले में उसको एसेट्स मिलती है। आती है बात समझ में? यानी कि एसेट्स में उसका शेयर होगा, इसका राइट उसको मिल जाता है। चलो जी, अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसी चीज़ को हम जो है आज यहाँ पे ब्रीफ में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनके एडजस्टमेंट्स पढ़ने होंगे। तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जब आएगा तो हमें जो है फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स करने हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं? फर्स्ट एडजस्टमेंट्स है हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करना। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है क्या है? न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन। ठीक है, सेकंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या है सेकंड एडजस्टमेंट? गुडविल का एडजस्टमेंट। आती है बात समझ में? तो ये दोनों चीज़ें, इनकी कैलकुलेशन, इनकी एंट्रीज़, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों की हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें हैं, पीएसआर की कैलकुलेशन और गुडविल, इन दोनों की जो कैलकुलेशन है हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और ये कैलकुलेशन आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी होंगी, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम भी होगी। ठीक है, तो ये इनकी जो कैलकुलेशन है वो एडमिशन या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, इन दोनों तीनों चीज़ों में से जब भी कोई भी चीज़ आएगी आपकी, एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो या पार्टनर की डेथ हो, इन सब केसेस में आपको इन दोनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन जो है वो हम इसी चैप्टर में सीखेंगे कि न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट होता है और गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। और ये अपने आप में जो है पूरे चैप्टर हैं। न्यू पीएसआर और गुडविल का कैलकुलेशन का एक चैप्टर है पूरा। तो ठीक है, आपको इनको बहुत अच्छे से देखना होगा क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े क्वेश्चंस हों चाहे छोटे क्वेश्चंस हों, सब में आपको डायरेक्ट छोटे क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन करके बताओ और गुडविल की कैलकुलेशन करके बताओ, या फिर बड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं उनमें भी आपको इनकी कैलकुलेशन देते ही देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इनको आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। तो हम बहुत अच्छे से इनको क्लियर करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, चलिए जी, और क्या टॉपिक्स देखने हैं हमें? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करना पड़ता है आपको, क्योंकि नया पार्टनर आए चाहे पार्टनर जाए, आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या बोला हमने कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन जो है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिजर्व्स पड़े हैं, प्रॉफिट्स पड़े हैं हमारे पास में फॉर्म में, तो उन रिजर्व्स का क्या एडजस्टमेंट होगा, और नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर के आने के बाद में कैपिटल किस तरह से उनकी पार्टनर्स की रहेंगी। जैसे ए बी सी थे, डी को एडमिशन दिया, तो अब इनकी कैपिटल जो है वो किस तरह से रहेगी, उसका एडजस्टमेंट भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें इन दोनों की जो है इनकी कैलकुलेशन वगैरह यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ही हमारे कुछ लेक्चर्स जाएंगे, इन सब में तो हम बहुत बाद में आएंगे अभी, तो क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि ये अपने आप में एक चैप्टर है, तो पहले हमारे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद जो है हम इसको वापस से देखेंगे कि क्या एडमिशन होता है, क्या कैसे कैलकुलेशन होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम बाद में देखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल सिर्फ ब्रीफ देना था कि कैसे एडमिशन होता है,
क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं, और ये सब एडजस्टमेंट्स आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ स्टार्टिंग थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपकी ये दोनों हैं, और इन दोनों से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए जी देख लेते हैं आगे, स्टार्ट कर देते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। बहुत ज़्यादा तो नहीं देखेंगे हम, पर बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू पार्टनर एडमिटेड, नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर नया पार्टनर फॉर्म में आया है, जैसे हमारे क्वेश्चन में ए बी सी पार्टनर थे, डी आया था, तो डी का खुद का अपना प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है। अगर वो फॉर्म में एडमिशन लेगा तो क्यों लेगा? क्योंकि उसको प्रॉफिट मिलेगा तभी तो लेगा। एंड इट रिड्यूसेस ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट। अगर मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि न्यू पीएसआर क्या है। हम फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, इन्होंने डी को एडमिशन दिया, डी नया पार्टनर होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो है 100 रुपीज़ थे, ठीक है, क्या मान के चल रहे हैं हम, ए बी सी पार्टनर है, डी को एडमिशन दिया है। पहले 100 रुपीज़ जो थे वो ए बी सी में 33.33, 33.33, 33.33 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। 100 का प्रॉफिट होता था मान लेते हैं, अगर फर्म को 100 का प्रॉफिट हुआ तो ए बी सी में इस 33.33 आता है, तो उसको इतना मैटर नहीं करता, उसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल समझने के लिए। तो ये प्रॉफिट जो है ए बी सी को इतना इतना मिलता था, अगर 1:1 रेशियो है तो, ठीक है। और 1/4 के लिए ही डी को एडमिशन दे दिया, तो ए बी सी डी को 1:1 यानी चारों को बराबर बराबर हिस्सा मिलने वाला है। तो अब ये 100 रुपीज़ कैसे डिवाइड होंगे? 25, 25, 25, 25, ठीक है। तो पुराने पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलता था वो कम हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? प्रॉफिट कम हो गया ना। पहले डी नहीं था तो उनको 33 मिल जाते थे, और अब अगर डी है तो उस केस में उनको 25, 25, 25 ही मिल रहे हैं। यानी कि अगर नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो उस केस में पुराने जो पार्टनर्स हैं उनको अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। यस और नो? तो क्या बोला है कि अगर नए पार्टनर का एडमिशन होता है, वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है, तो ये जो है पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट को कम कर देता है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइजेज देयर प्रॉफिट्स। तो क्या होता है कि पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं। ये बात समझ में? तो क्यों किया होगा हमने? अभी हमने पढ़ा है कि हमको सच में रिक्वायरमेंट थी, हो सकता है कि वो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ही देगा, इसलिए हम नए पार्टनर को शामिल कर रहे हैं, वरना बिना काम नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ही पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन करनी होगी किसकी? सेक्रीफाइजिंग रेशियो की। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या बोला हमने? सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब इसको हम जो है, इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग जो है इसके तरीके हो सकते हैं कि किस तरह से पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर को जो है वो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है, तो इनकी अलग अलग कैलकुलेशन होगी। आज फ़िलहाल हम एक बेसिक क्वेश्चन देख के फिर अपना ये लेक्चर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, न्यू पीएसआर के जितने भी मेथड हैं कि किस किस तरह से न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन हो सकती है, वो सारे मेथड्स जो हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज सिर्फ बेसिक देख लेते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, हमें कुछ नहीं बोला, हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इतना कह दिया कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, 5, 4, 3 में पार्टनर्स हैं। इन्होंने डी को 1/10 के लिए नए पार्टनर को एडमिशन दिया। कुछ भी नहीं बोला ना, सिर्फ हमको पुराना रेशियो दे दिया और नए पार्टनर का क्या रेशियो होने वाला है
वो दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं 10 रुपीज़ का प्रॉफिट पूरी फर्म को, किसको बोल रही हूँ मैं, पूरी फर्म को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो इस 10 रुपीज़ का 1/10, 10 रुपीज़ का 10 या फिर 100 जो भी है, 10 रुपीज़ का 1/10 डी को देंगे हम। किसको देंगे? 10 का 1/10 यानी 1 रुपीज़, यस और नो। तो हमने क्या बोला, अगर 10 का प्रॉफिट होता है 1/10 यानी कि 1 रुपीज़ जो है वो डी को मिल जाएगा। तो बचते कितने हैं? 9 रुपीज़, यस और नो। तो हम यही बोलेंगे कि ABC का कितना था? 543 था, नए पार्टनर का 1/10, तो उसको कितना मिलना है? 1/10, यानी कि 1 में से पूरा प्रॉफिट मैं मान लेती हूँ 1। पूरा प्रॉफिट क्या मान लेते हैं हम लोगों ने? क्या मान लिया? माना कि इट इज़ एज्यूम्ड दैट 1 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 रुपीज़। तो 1 माइनस 1/10 कैलकुलेशन करने पे आएगा आपका 9/10। कैसे कैलकुलेशन करते हैं? एलसीएम लेना आपको आता होगा। इस तरह से एलसीएम लेके रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा हमारे पास वो बचता है 9/10। आती बात समझ में? तो हमारे पास कितना अमाउंट बच गया? ओनली 9/10, यस और नो। अब ये 9/10 किस किस के लिए बचा है? A, B और C के लिए, यस और नो। समझ आता है क्या बोला हमने? हमारे पास 3 पार्टनर्स थे 5, 4, 3 में, ठीक है, और उन्होंने D को 1/10 के लिए एडमिशन दिया। तो ये जो 1/10 है वो D का हिस्सा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए 9/10 जो है वो A, B, C का हिस्सा बन जाएगा। आई बात समझ में? तो बच कितना गया मेरे पास? 9/10। अब ये जो 9/10 है वो पुराने पार्टनर्स को किस रेशियो में मिलेगा? तो वो मिलेगा उनको उनके रेशियो में। हमको कुछ बोला ही नहीं गया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उनका जो पहले वाला रेशियो है उसी रेशियो में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यानी कि 9/10 5/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारे पास A का हिस्सा। क्या किया हमने किया 9/10 को 5/12 से मल्टीप्लाई। क्यों किया मैंने ये? क्योंकि 5, 4, 3 तीनों का रेशियो था, यस और नो। तो 5, 4, 3 का मतलब 5/12, 4/12, 3/12, यस और नो। तो इसीलिए हमने ये किया कि 9/10 में 5/12 A का हिस्सा होगा, 9/10 में 4/12 B का हिस्सा होगा, 9/10 में 3/12 C का हिस्सा होगा। होप सो समझ में आया होगा आपको कि हमने क्या किया है, ठीक है। तो फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। जो भी कैलकुलेशन हमारी निकलेगी हम उसको इसका रेशियो मान लेंगे। क्या हुआ हमारे पास? क्या आंसर बचा लास्ट में? 45/120, 36/120 और 36/120। मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, तो क्या बोल रहे हैं हम? 45/120, 36/120, 36/120 और लास्ट पार्टनर का क्या था? 1/10। तो इनको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये रहेगा 'ठीक है। अब आप इसको इसके बाद में कट नहीं कर सकते हो। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबके डिवाइडेड में 40 है, तो मेरे को इसको भी 40 में कन्वर्ट करना होगा और ये बन जाएगा मेरा 4/40। 40 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने? इसको ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, तो ये आ जाएगा 4/40। रेशियो क्या बन गया हमारा? 15:12:12:4। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आई होगी कि मैंने किया क्या है। तो हमने शुरू से यही किया कि 1/10 आपका जो है नए पार्टनर का रेशियो था, तो 9/10 जो है वो आपका पुराने पार्टनर्स का बन जाएगा और इसको मैं 5, 4, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो कैसे करूँगी? 9/10 को 5/12 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 4/12 से और फिर 3/12 से मल्टीप्लाई करूँगी, यस और नो।
फिर जो आंसर आएगा उसको मैं रेशियोज़ में कन्वर्ट कर दूंगी, और डिवाइड में आपका जो है, आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका हमेशा बराबर होना चाहिए, जो भी अमाउंट हो वो आपका बराबर होना चाहिए। नहीं है तो आप उसको बराबर करेंगे और उसके बाद आपका रेशियो आ जाएगा। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो देख लेते हैं इसमें आंसर में, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। आपको सिर्फ नए पार्टनर का रेशियो गिवन है, पुराने पार्टनर्स का रेशियो, नए पार्टनर्स का रेशियो आपको गिवन है। तो क्या करेंगे, लेट प्रॉफिट बी 1। मान लेते हैं कि प्रॉफिट 1 है। शेयर गिवन टू डी 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो शेयर डी को दिया जा रहा है। रिमेनिंग शेयर बच जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 10, और ये जो 9 डिवाइडेड बाय 10 आपका जो अमाउंट है वो पुराने पार्टनर्स में 5, 4, 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैलकुलेशन करने पे आपका रेशियो जो बनेगा वो ये बनेगा 15:12। ओके, यहाँ पे शायद हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। सी के केस में 9 डिवाइडेड बाय 10 को 3 डिवाइडेड बाय 12 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो ये आपका 9/40 बचा होगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी हमारी, ध्यान रख लेंगे हम यहाँ पे कि ये 9 डिवाइड बाय 40 आंसर आया है। तो इस तरह से कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। होप्स हो कि आपको जो है न्यू PSR की कैलकुलेशन सिंपल मेथड से अगर दिया हो तो समझ में आ गई होगी। सिंपल मेथड से तो हम न्यू PSR कैलकुलेट करना सीख गए हैं, ठीक है। बाकी के जितने भी मेथड्स बचते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।